हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आज। मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई भी चार्ज मूव करता है, मूविंग चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कितना फोर्स लगेगा, कब लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था और एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस हमने पढ़ी थी। उसमें अपने सोलेनोइड पढ़ा था, टोरॉइड पढ़ा था। तो आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ऑन ए मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है? मूविंग चार्ज पे लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लगता था? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था चार्ज के ऊपर, चाहे वो मूविंग हो चाहे वो रेस्ट पे हो। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ा था कि भाई अगर कोई चार्ज है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब वो चार्ज आपका स्टेशनरी हो तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर वो चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तब भी उस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर। देखो, एक वायर है अपने पास, ये स्टेट वायर है और इस स्टेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ये स्टेट वायर है, इस स्टेट वायर में मान लो ऊपर की तरफ है करंट, बॉटम टू टॉप, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, अब मेरे पास ना चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल मैंने यहां रख दिया, मैंने इसको यहां रख दिया, मूविंग नहीं है, स्टेशनरी है। इस पे चार्ज मान लेता हूं मैं कि इस पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को मैंने यहां रख दिया। तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा, इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ये चार्ज एज इट इज यहीं पे रखा रहा। ठीक है, इसका मतलब इस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इस चार्ज को मूव करवा दिया, इस चार्ज को मैंने मूव करवा दिया। तो मान लो इसको मैंने ऊपर की तरफ मूव करवा दिया, जिस तरफ आपका करंट है ना ऊपर की तरफ है, उसी के अलोंग इसको मैंने मूव करवा दिया। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं v है, तो v वेलोसिटी से मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। जैसे मैंने इस चार्ज को मूव करवाया, ये चार्ज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, ये चार्ज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। ये चार्ज आपका किधर चला गया? ये चार्ज आपका वायर की तरफ जाने लग गया, सीधा जाने की बजाय किस तरफ जाने लग गया? सीधा जाने की बजाय वायर की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग गया। ये चार्ज आपका इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इस चार्ज पे जब ये चार्ज यहाँ पे मूव करेगा तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मतलब वायर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके ऊपर वायर की तरफ कोई ना कोई फोर्स है, इसके ऊपर क्या है? वायर की तरफ कोई ना कोई फोर्स है, तभी तो वायर की तरफ जा रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल आपका इधर डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये कह सकते हैं कि इस पे क्या है? फोर्स है। अब देखो, इस पे फोर्स क्यों लगा, इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है? ऐसा क्या है यहाँ पे जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है? भाई, हम अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो हम जानते हैं कि चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। चार्ज पे फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। देखो, क्या यहाँ आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो क्या यहाँ पे कोई चार्ज है? हाँ, मेरे अपने दिमाग में ना एक क्वेश्चन आएगा कि भाई चार्ज तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ये वायर रखा है। क्या रखा है? कंडक्टिंग वायर रखा है। और इस वायर के अंदर क्या होंगे? इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इस वायर के अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे, तो इसके अंदर चार्ज तो है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें उतने ही तो प्रोटॉन्स होंगे। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है इस वायर में उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वायर में नेट चार्ज कितना है? 0। और अगर यहाँ नेट चार्ज 0 है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई सोर्स ही नहीं है, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई सोर्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे होता भी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी तो वो इस पे फोर्स लगाता। जब ये स्टेशनरी था तब भी इस पे फोर्स लगाता, लेकिन जब ये चार्ज आपका रेस्ट पे था तब इस पे फोर्स 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा था इस पे। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन इस पे फोर्स तो है। ये तो जैसे ये मूव करेगा, ये तो वायर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसके ऊपर वायर की तरफ एक फोर्स तो है। अब ये फोर्स किसकी वजह से है? ये कौन सा फोर्स है? क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स है? नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स, दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। इस फोर्स को पहली बार देखा गया था, ये ऐसा फोर्स था, तो इसको एक नाम दे दिया गया। इस फोर्स को क्या नाम दिया गया? इस फोर्स को नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज पे तब लगेगा जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो भाई उस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है इस पे। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ और चेंजेस किए गए। क्या क्या चेंजेस किए गए? भाई हम देखना चाहते हैं ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये मतलब फैक्टर को चेंज करते जाएंगे और उसका इफेक्ट हम देखते जाएंगे। जैसे क्या किया, वायर में ये जो चार्ज है, अगर इस चार्ज को बढ़ाएंगे, अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, उसमें क्या चेंज आएगा? अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो आपका जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। उसके बाद और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, चार्ज की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा स्पीड से चार्ज मूव करेगा, जितनी ज्यादा स्पीड से चार्ज को मूव करवाएंगे उतना ही ज्यादा इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, स्पीड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखो अब मैं इस करंट को चेंज करूंगा, ये जो वायर है इस करंट को चेंज करेंगे। अगर करंट चेंज करने से फोर्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फोर्स भी चेंज होगा करंट चेंज करने से? तो जैसे करंट को बढ़ाऊंगा, करंट को मैंने इंक्रीज किया तो फोर्स भी बढ़ गया, करंट की वैल्यू बढ़ा दी तो फोर्स भी बढ़ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अब देखो करंट बढ़ाने से फोर्स क्यों बढ़ गया, इस चीज को हम समझेंगे। करंट बढ़ाने से फोर्स क्यों बढ़ गया? ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लग रहा है? फोर्स। जब ये मूव करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा। यहां इस पे फोर्स लगा कौन रहा है? ये देखो कौन है जो इस पे फोर्स लगा रहा है? यहाँ पे कोई इस चार्ज का किसी के साथ सॉरी, यहाँ पे इस चार्ज का किसी के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ किसी के साथ, वायर के साथ या किसी और के साथ इसका कोई फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ये कांटेक्ट टाइप फोर्स तो नहीं है। कौन सा फोर्स नहीं है? कांटेक्ट टाइप।
ये तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है, ये तो फील्ड टाइप फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फील्ड वाला फोर्स है, जो फील्ड में लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड है, यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड है जो इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो फील्ड है उस फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड, कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से, लूप की वजह से, कॉइल की वजह से हम क्या निकाल के आए हैं? पहले वाले चैप्टर में हम निकाल के आए हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में अगर इस टॉपिक को हम पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें पूरे मैग्नेटिज्म को, तो सबसे पहले हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। हमें पहले ये पढ़ेंगे, यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जनरेट होगा और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो पहले मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लेते हैं और फिर मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ते हैं। तो पहले कौन आया था? पहले मैग्नेटिक फोर्स आया, पहले मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स आया, फिर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। तो पहले हमें ये पढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बी से लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। तो व्हाट इज बी? बी इज मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये कहाँ से आया? इसको किसने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड को? देखो, मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है? हम पढ़ चुके हैं पहले, करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर ने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। और कोई स्टेट करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये कह सकता हूं मैं, क्योंकि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I के है, और I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? F के है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो आपको ये जो पॉइंट है यहाँ पे, आपको F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो, एक और इसमें चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया एक्सपेरिमेंट में? इसको, ये जो आपका, देखो अगर मैं यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, अगर मैं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस करंट की वजह से है। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हम पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालेंगे तो इस वायर को ऐसे पकड़ लेंगे अपने राइट हैंड में, और हमारी जो फिंगर है वो नीचे की तरफ आएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वायर है आपका, सॉरी जो चार्ज है आपका, ये चार्ज आपका इस बोर्ड की प्लेन में मूव कर रहा है, बोर्ड की प्लेन में। तो यहाँ पे B नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, और आपका जो ये है, ये अंगूठा मेरा वेलोसिटी के अलोंग है। तो फील्ड आपका नीचे की तरफ है और अंगूठा मेरा वेलोसिटी के अलोंग है। तो दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो देखो अगर चार्ज को B नीचे की तरफ ही मूव करवा दें, फील्ड के अलोंग मूव करवा दें, तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं, इस पे फोर्स जीरो। भाई चार्ज मूविंग तो है लेकिन फिर भी फोर्स नहीं लग रहा। हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि भाई मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगा जब चार्ज मूव करेगा, लेकिन चार्ज मूव भी कर रहा है लेकिन फिर भी फोर्स नहीं लग रहा। मतलब सिर्फ उसकी वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड नहीं करता, ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या है चार्ज की मोशन की, उस पे भी डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे जो फोर्थ फैक्टर है, पहले तीन फैक्टर क्या थे, चार्ज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, और फोर्थ फैक्टर क्या आ गया भाई, जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है, उस एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, देखो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर, तो इस सिचुएशन में जब वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मैक्सिमम। कैसा लगेगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री था तो फोर्स क्या था, फोर्स आपका मैक्सिमम था, फोर्स आपका मैक्सिमम था। जब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स आपका हो जाएगा 0। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं, जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा, थीटा जब 0 होगा तो साइन थीटा 0 होगा, और थीटा जब 90 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ये जो चार फैक्टर आपके हैं, क्यू, वी, बी और थीटा, इन चारों फैक्टर को अगर मिला दें तो इनसे हमें मैग्नेटिक फोर्स का क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। तो यहां से मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। देखो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइन थीटा के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो आ गया मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी और आपका मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या, स्केलर क्वांटिटी इसको बाहर रहने दो, इनटू वी क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड बी। तो दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इस फॉर्मूले के बगैर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देखो अब जो आपका फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, कितना फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपका क्या दे देगा, इसका मैग्नीट्यूड दे देगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि देखो अगर क्या है, अगर आपका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, अगर चार्ज आपका क्या है, अगर क्यू आपका पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है, जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है, जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है, वही डायरेक्शन किसकी होगी, f की भी होगी। तो f विल बी अलोंग, f will be along, F will be along V क्रॉस B। अगर आपका क्यू पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की है वही किसकी है, F की है। अगर आपका चार्ज नेगेटिव है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो F will be opposite to the, F will be opposite, F will be opposite to V क्रॉस B, अपोजिट टू V क्रॉस B। तो यहां से हमें मिल जाएगी डायरेक्शन। अब V क्रॉस B की दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल आप सभी को लगाना आता है, हम पहले इसको अप्लाई कर चुके हैं, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल एक बार फिर से बता देता हूं आपको। इसको पहला वेक्टर मान लो, इसको दूसरा वेक्टर मान लो। पहले वेक्टर के अलोंग अपना हाथ ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो कि अगर मैं फिंगर को फोल्ड करूं तो ये दूसरे वेक्टर की तरफ जाए। अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच करो पहले वेक्टर के अलोंग, ताकि जब मैं फिंगर को फोल्ड करूं, कर्ल करूं, इनको बेंड करूं,
तो ये सेकंड वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। तो अंगूठा आपको क्या बता देगा, अंगूठा आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन बता देगा, v क्रॉस b की डायरेक्शन बता देगा। एक और पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पे, देखो हमेशा ये जो फोर्स है ना आपका, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा v और b की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हमेशा ऐसा होता है, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आएगी वो उन दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो f होगा, f विल बी ऑलवेज, f इसको मैं यहां लिख देता हूं, f विल बी ऑलवेज, f की जो डायरेक्शन होगी, f क्या होगा, परपेंडिकुलर टू v एंड b ऑल्सो। यहां पे जो f होगा ना, हमेशा f हमेशा क्या होगा, v के भी और b के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। थैंक यू।